हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। जैसा कि आप सभी को पता है, आई एम एट हमारा हैदराबाद वाला ऑफिस, तो इसीलिए थोड़ा सा स्टूडियो से क्लास नहीं हो रहा है। कल मैं पहुंच जाऊंगा वापस से अपने स्टूडियो पे, तो फिर वहां से सारी क्लासेस आप लोगों की प्रॉबेबली जो स्टूडियो से होती है वैसी होंगी। ठीक है, चलो आज का द हिंदू न्यूज़ सेशन देखते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे आर्टिकल हैं और आज ना आप देख भी सकते हो कि किस तरीके से न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़े जाते हैं या फिर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ढूंढे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, नॉर्थ ईस्ट गेट्स इट्स फर्स्ट एम स्लीव ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये पढ़ सकते हो। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत खास निकल जाएगा, पर हाँ न्यूज़ है, पढ़ सकते हो। कांग्रेस लीडर, जहाँ कांग्रेस बीजेपी या किसी भी आम आदमी पार्टी का नाम हो, तो ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली अभी क्या है ना, कर्नाटका में इलेक्शन है, तो इस वजह से सारी जो कहानी है ना वो अभी पॉलिटिकल ही चल रही है। अब अमूल और वाला मैटर ही देख लो, वो पूरा पॉलिटिकल तक पहुंच चुका है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बंटी चोर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, तुरंत स्किप करो। देखो, अगर सिर्फ इंग्लिश बढ़ाने के लिए तुम न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो ना, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि सिर्फ एडिटोरियल पढ़ा करो। ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ो तो चलेगा, सिर्फ आपका ध्यान होना चाहिए एडिटोरियल्स के ऊपर, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, ये जरूरी है। बाकी तो करंट अफेयर के लिए तो आपको पता ही है कि जैसे राइज मैगजीन है हम लोगों की, या फिर आप और भी कोई मैगजीन देखते हो वो है, प्लस जो द हिंदू एनालिसिस में मैं कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करता हूँ तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो भी आर्टिकल्स हैं आप इनको पढ़ सकते हैं फॉर नॉलेज पर्सपेक्टिव। यहाँ पे देखिए म्यांमार वाला फिर से आर्टिकल है, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही फिर से कराया है आपको, तो बार बार सेम चीज़ों को कराने का कोई मतलब नहीं है। आप भी कहोगे कि सर वही वही चीज़ें चल रही हैं। आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक बार न्यूज़पेपर को गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कल्चर ऑफ फोर्सिंग साइलेंस विल डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी, मतलब पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है क्योंकि अभी इलेक्शन है। कहाँ पे, आपको पता ही है। पीएम ग्रूव्स टू बिहू बीट्स इन आसाम, तो अभी बिहू फेस्टिवल जो है वो आसाम में मनाया गया था, तो उसी के चलते हुए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं वहाँ पे जाके। तो यही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट सरसूसरी स्टेडियम इन गुवाहाटी ऑन फ्राइडे, तो इसीलिए ये अभी यहाँ पे एक न्यूज़ आई है। चलो आप मुझे ये बताओ, बिहू क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो कि बिहू फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो चलो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इस फेस्टिवल के बारे में। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो देखो, जो आसाम में ना बिहू को 3 बार साल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। असमीज सेलिब्रेट बिहू थ्राइस अ ईयर, ठीक है, विच सिग्निफाई द डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ फार्मिंग। इसको एग्रीकल्चर से आप जोड़ लीजिए कि जिस तरीके से खेती होती है ना वहाँ पे, उसके 3 सीजन्स हैं, उसके हिसाब से बिहू को सेलिब्रेट किया जाता है आसाम में। सबसे पहले देखो, जनवरी में जो होता है ना उसको बोलते हैं भोगली। आप देखो इसको नोट कर लेना, वरना जो इस मंथ की हमारी मैगजीन आएगी उसमें तो हम डालेंगे। ठीक है, भोगली, मगू, बिहू, ये जनवरी वाला होता है। ठीक है, फिर अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, तो अभी कौन सा हुआ होगा, चलो बताओ किसी को पता हो तो। अप्रैल जो है इसमें बोहांग रोंगाली बिहू होता है। क्या होता है, बोहांग या फिर रोंगाली बिहू। एंड जो अक्टूबर में मनाया जाता है, तीसरा जो है वो अक्टूबर में मनाया जाता है, एंड इट्स कॉल्ड एज कोंगली बिहू। क्या कहा जाता है, कोंगली बिहू। देखो इसको नोट कर लेना, मैं बिहू के बारे में सब कुछ आपको यहाँ पे लिखाने जा रहा हूँ, और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 3 बार साल में आता है, तो 3 बार इसको आप करंट अफेयर्स में पढ़ोगे, मतलब अभी अक्टूबर में आएगा तब भी आप पढ़ोगे, तो इससे अच्छा अभी सब कर लो ना यार, है ना, तो वाली चीज़ है। आसाम के अंदर वन ऑफ द प्रोमिनेंट ये फेस्टिवल है, और इसमें काफ़ी सारे लोग डांस करते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। मेन ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। जब कभी अगर बिहू के बारे में जैसे ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट आ जाए या फिर इनमें से कौन सा चीज़ सही नहीं है, तो ये ध्यान रखना कि एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ये, और वो टिक लगा देना कि हाँ है भाई। ठीक है, तो यही था बेसिकली बिहू के बारे में यार, और 3 जो हैं इसमें डिटेल्स आपको समझ में आई गई होंगी कि कौन सा यहाँ पे बिहू जो है अभी मनाया गया है। अगर आपसे पूछ लें कि अभी मोदी जी जो वहाँ पे गए थे वो कौन से वाले में गए थे, तो बोहांग एंड रोंगाली बिहू में। जनवरी में जो हुआ था वो भोगली एंड मागू बिहू हुआ था। अक्टूबर में जो आएगा वो होएगा कोंगली बिहू। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट ये वाली चीज़ है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और है इसमें बिहू से रिलेटेड कि मैन एंड वुमेन जो है ना वो मूगा सिल्क के कपड़े पहनते हैं इस दिन। मूगा सिल्क जो है इसको गोल्डन सिल्क भी कहते हैं, तो ये वहाँ का एक ट्रेडिशन है कि
अटायर्स इस तरीके की लोग पहनते हैं और इसके बाद इसमें डांस किया जाता है। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपने देख ही लिया है, सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे वहाँ पे। फॉरेन पेस को थोड़ा सा देख लेते हैं। हुआ क्या है, रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स हिट नियर 3 ईयर हाई इन मार्च। क्योंकि आपको पता है कि रशिया ने कम दाम पे जो है वो ऑयल देना शुरू कर दिया था, बिकॉज उनको भी अपनी इकोनॉमी चलानी है, तो इस वजह से उनका जो एक्सपोर्ट है बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे ईरान, पैलेस्टीन ये सब चलता रहता है। चाइना कंसर्न अबाउट इम्पैक्ट ऑफ अफगान पॉलिसीज ऑन वुमेन राइट्स। अफगानिस्तान देखो पीछे से तो चाइना बिल्कुल अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट एंड सारी चीज़ें कर रहा है, बट सामने से थोड़ा क्रिटिसिज्म भी कर रहा है, वो बनना पड़ता है ना। चाइना जिंग ब्राज़ील लूला मीट इन बीजिंग टू बूस्ट टाइज। तो ब्राज़ील चाइना का है, कुछ इतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। बस चाइना नॉट टू सेल एनी आर्म्स इन यूक्रेन वॉर। कोट बैक मैक्रोन पेंशन रिफॉर्म। जर्मनी फाइनेंस मिनिस्टर अर्ज चाइना टू टेल रशिया एग्रेसर टू स्टॉप द वॉर इन यूक्रेन। तो देखो ये होता है न्यूज़पेपर, कुछ ऐसी चीज़ें हमेशा निकले काम की वो ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो 1.5 2 घंटे के आप हिंदू एनालिसिस डेली सुनते हो, देखते हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि करंट अफेयर आपने मैगजीन से भी करना है, करंट अफेयर फिर आपने सेशन से भी करना है, फिर डेली द हिंदू 2 घंटे पढ़ रहे हो, फिर आप मैगजीन भी पढ़ रहे हो, तो भाई फिर करंट अफेयर ही करते रह जाओ। और न्यूज़पेपर फिर आप अपने पर्सनल इंग्लिश रीडिंग के लिए नहीं करोगे। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखा करो थोड़ा सा। ये सब देखो जो घंटे घंटे के वीडियोस होते हैं ना, सब स्कैम है। स्कैम क्यों मैं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई स्कैम नहीं बोलेंगे, टीचर्स भी अपनी अर्निंग के लिए वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो उनको आर वाइज बहुत जगहों पे पेमेंट मिलती है, तो इसलिए सेशंस को लंबा भी किया जाता है। तो थोड़ा इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, समझिए। स्टैंडर्ड टाइमिंग मैक्सिमम 30 मिनट 35 मिनट होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं करना चाहिए किसी को भी। और कोई कर रहा है तो फिर वो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चलिए अब आज का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो शुरू करते हैं। तो देखिए लास्ट आर्टिकल जो है ना वो बात करेगा EWS वर्डिक्ट के बारे में। क्या है ये EWS वर्डिक्ट? देखो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ना EWS का वर्डिक्ट आया था, मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन 10% दिया था वो सही ठहरा दिया था। तो क्या था वो हम जानेंगे। लेकिन अभी क्यों ये न्यूज़ में, क्योंकि तमिलनाडु ना इसको बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है और वो ये कह रहा है कि वो रिव्यू पिटीशन डालेगा सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग दिस वर्डिक्ट। तमिलनाडु में देखो कहा यह जा रहा है कि भाई ये जो है ये सिर्फ जनरल कैटेगरीज के लिए क्यों है, इसमें और कैटेगरीज को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, और ये जो है सोशल जस्टिस नहीं है, इकोनॉमिक जस्टिस किया जा रहा है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे है। तो अब ये तो अभी कंटेक्स्ट समझ में आया, लेकिन क्या था ये EWS वर्डिक्ट, क्या है ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे अमेंडमेंट किए गए थे, ये सारी चीज़ें मैं अब एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ जिसके थ्रू आप लोग इसको प्रॉपर नोट्स बना लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। लॉ जो है स्टक डाउन हो जाता, लेकिन 3 लोगों का जब इस पे फेवर था इसीलिए अपहोल्ड हो गया है। तो पहले चलिए इसकी बेसिक जानते हैं। सबसे पहले देखिए इन लैंडमार्क रूलिंग मंडे में ये हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है 3:2 की मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन का 103rd अमेंडमेंट 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो कि 10% रिजर्वेशन देता था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ठीक है, इन द एडमिशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। इतना क्लियर हुआ। ये इंस्ट्रूमेंट जो था ना ये एक आप कह सकते हो कि इम्प्लीमेंटेशन था कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके अलावा भी सोसाइटी के अंदर जो इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी क्लास हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। देखो हमारे यहाँ पे जो रिजर्वेशन है बेसिकली वो किसके ऊपर है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर। बट यहाँ पे जो है ना ये भी देखा गया कि किस तरीके से कोई क्लास और सेक्शन जो डिसएडवांटेज में है, इकोनॉमिकली बहुत पुअर है, उसको भी इंक्लूड किया जाए, ठीक है। जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड बेला एम त्रिवेदी एंड JB पर्दीवाला, ये 3 जस्टिस हैं हमारे जो अग्री करते हैं इस अमेंडमेंट से, और वो ये बोलते हैं कि डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी रिटायर होने वाले हैं UU ललित साहब, जो कि ट्यूसडे में ही रिटायर होंगे, आज ही की बात है, एंड जस्टिस S रविंद्रन भट्ट, इन्होंने बोला है कि भैया EWS कोटा जो है ये कॉन्ट्रडक्टरी है कॉन्स्टिट्यूशनल से और ये सही नहीं है। तो यहाँ पे आपने 3 जजेस के नाम देखे जो फेवर में हैं, ये नाम पता होने चाहिए। 2 जो अगेंस्ट में है उसमें एक तो चलो इजी है UU ललित साहब का, दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा। और जो 3 इनके फेवर में थे वो कौन से थे, दिनेश महेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी एंड पर्दीवाला। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए थोड़ा सा और चीजें इसमें जानते हैं किस तरीके से ये आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहली चीज तो देखिए केस का नाम क्या है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विथ 30 कनेक्टेड मैटर्स, ठीक है।
बेंच किसकी कॉम्प्रोमाइज करी गई थी? यू ललित साहब, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, एस रविंद्रन भट्ट, बेला एम त्रिवेदी, JB पर्डीवाला. The dissenting judges were of the view that economic criteria per se is permissible in relation to access of public goods under Article 15, but same is not true for Article 16, goal of which is empowerment through representation of the community. ठीक है, वही चीज़ें रिपीटेटिव लिखी हुई हैं. अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या है, क्या ये कोटा था, कैसे आया था? तो देखो ये तो प्रेजेंट सिनारियो था जो हमने कर लिया है, पर अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो पीछे से भी कुछ पूछ सकते हैं, तो पीछे से भी कुछ पूछ सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं. तो देखिए 10% EWS कोटा जो है हमारे देश के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा, जिसमें आर्टिकल 15 एंड 16 के अंदर अमेंड किया गया था. मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको मिल गया है. 15 सब क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 जो है वो इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टू प्रोवाइड कोटा टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. अब देखते हैं, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं. इसमें देखो ये कहा गया था कि भाई जो 50% रिजर्वेशन दिया जाता है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, उनके अलावा 10% रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी दिया जाए. सेंटर एंड स्टेट एडमिशंस के मामले में, कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस में, प्लस जॉब के मामले में. ठीक है. व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज? अभी ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, तो क्या किस बेसिस पे चैलेंज हुआ था? तो दो ग्राउंड्स थे. पहला ग्राउंड इसका ये रखा गया था कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है. देखो आपने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मैंने आई थिंक आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हुए भी पढ़ाई है. तो हमने एक चीज़ देखी थी कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन जो है ना वो कोई ऐसे लिखा तो नहीं है कि क्या होता है. सुप्रीम कोर्ट अपने वेरियस जजमेंट से फाइंड करता है कि हाँ यार ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है कि नहीं है. तो सबसे पहली चीज़ तो ये बोली जा रही है कि भैया इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसीलिए इसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में. दूसरा ये बोला जा रहा था कि 1992 की एक रूलिंग है इंदिरा स्वानी अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें ये कहा था कि रिजर्वेशन जो है ना 50% से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकता है. तो फिर भैया ये 10% आप और दे रहे हो तो 50 + 10 है तो 60 हो गया, तो ये कैसे अलाउड है? तो यहाँ पे इन दो मामले को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट को में इस बातों को चैलेंज किया गया था. फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ. सबसे पहली चीज यहाँ पे चैलेंज करी गई थी इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. दूसरा इट वायलेट्स द सुप्रीम कोर्ट्स 1992 रूलिंग इन इंदिरा स्वानी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विच अपहेल्ड द मंडल रिपोर्ट एंड केप्ट रिजर्वेशन एट 50%. क्लियर हुआ? ये दो चीजें जो हैं यहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज बनी थी. इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट का ये कहना था, देखिए कि आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो डीपीएसपी की बात, डीपीएसपी का जो आर्टिकल 46 है वो ये कहता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का भी ध्यान रखा जाए और उनके इंटरेस्ट में भी कुछ चीज़ें करी जाएं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी जाए. तो डीपीएसपी का ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न कर लेना है कि आर्टिकल 46 में जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कही जाती है. अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैसे बैठती है? तो हमने देखा कि आर्टिकल 143 सब क्लॉज 3 जो है ये कहता है एटलीस्ट 5 जजेस नीडेड टू हियर केसेस, जिसके अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मैटर इंटरप्रिटेट करने की जरूरत है, तब आप जो है एटलीस्ट 5 जज की बेंच बना सकते हैं, जिसको हम लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं. 5 मिनिमम है, इसमें मैक्सिमम 13 भी हमने देखी हुई हैं. प्राइवेसी वाला जजमेंट आपको याद होगा, वहाँ पे 9 होंगी. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक और केस में बैठ सकती हैं जब आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट जो हैं वो कोई रेफरेंस करें कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर कि भाई ये मैटर जो है इस पर बताइए आपका क्या ओपिनियन है, तब भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ सकती है. तो हमने क्या जाना है यहाँ पे, एटलीस्ट 5 जजेस नीड टू हियर केसेस दैट इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें 9 जजेस की बेंच जो है हमने देखी थी प्रीवियसी वर्डिक्ट में, 13 केशनंदा में देखी हुई है. तो ये है, ठीक है. क्लॉज जो है आर्टिकल 140 कहाँ पे प्रोविजन है? आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 में प्रोविजन है. ठीक है. अब एक बार मैं जल्दी से इसको रिवाइज करा देता हूँ हमने क्या क्या जाना है इसके बारे में. सबसे पहले देखो अभी क्या हुआ, हमने ये देखा 3:2 का वर्डिक्ट आया है. 3 में जस्टिस दिनेश महेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी, JB पर्डीवाला साहब हैं. प्लीज़ एक बार इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, अच्छा है. बाकी तो सारी चीज़ें मैंने कवर कर ही दी हैं. ठीक है. फिर 2 जो हैं आपकी मैंने बताया, जो यू ललित साहब हैं और आपके देयर इज अनदर नेम, हाँ रविंद्रन भट्ट साहब है. सॉरी गाइज.
तो इनका डिसेंटिंग ओपिनियन था। डिसेंटिंग मतलब अगेंस्ट जो जजमेंट आया है उसके अगेंस्ट में जो रहता है उसको डिसेंटिंग बोल देते हैं। केस का नाम हमने देख लिया है, कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, पूरा हमने मैटर जाना है। इसके बाद क्या 2 ग्राउंड्स थे जिस पे इसको चैलेंज किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कैसे बैठती है, क्या प्रोविज़न होता है, वो भी हमने देख लिया है। आर्टिकल 46 डीपीएसपी का जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात भी करता है। इसके बाद